नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल LKTSIQ में। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो वीडियो ये एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर के पार्ट 3 का है। तो ज़्यादा देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले ये बता दें कि अभी आरआरबी का नोटिफिकेशन आ गया है। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन और आरपीएफ, ठीक है। आरपीएफ में एसआई और कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकली थी उन सभी का जल्द ही एग्ज़ाम होने वाला है। मेरे हिसाब से तो नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो आप अभी से तैयारी में बिल्कुल लग जाइए। और इस बार जीके जीएस में अच्छे से अच्छे मार्क्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत करती है जीके जीएस, ठीक है। तो अभी से आपको बिल्कुल रिवीजन करना होगा। देखिए, पढ़ने की सबसे अच्छी स्ट्रेटजी क्या होती है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें और पढ़ने के बाद में उसका थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करें। थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद में फिर आप उसका एमसीक्यू लगाइए। लगाने के बाद में आप देखिए हमसे कितने क्वेश्चन बनते हैं और जो भी त्रुटि रह गई हैं उनको दोबारा से फिर से रिवीजन करें। देखिए, सबसे ज़्यादा जो पार्ट इम्पोर्टेंट है वो है रिवीजन वाला। आप एक बार पढ़ के बार बार रिवीजन करें, ठीक है। और आप सभी को ये बता दें कि आरपीएफ में 50 क्वेश्चन जीके के आते हैं। तो उसका वेटेज देख लीजिए कितना ज़्यादा है। यानी कि 120 क्वेश्चन में से 50 जीके के आ रहे हैं। तो वेटेज देख ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा है। तो आपको जीके में अच्छे से मार्क्स करने पड़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। द गाइड 1958 में भारतीय लेखक द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया उपन्यास था। तो ये है आर.के. नारायण का। किनका है? आर.के. नारायण का, ठीक है। ये अंग्रेजी में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है एल नीनो से क्या तात्पर्य है, ठीक है। पहला अगला क्वेश्चन है एल नीनो से क्या तात्पर्य है। गर्म पानी का प्रवाह, दबाव जल प्रवाह, उच्च वायुदाब या कम वायुदाब। देखिए, एल नीनो की जो घटना होती है वो गर्म पानी के प्रभाव से रिलेटेड है। एल नीनो मतलब गर्म जलधारा। और एक होती है इसका जस्ट विपरीत ला नीना, ठीक है। तो उससे बोलते हैं ठंडी जलधारा, ठीक है, ठंडी जलधारा। और ये भारत में एल नीनो की घटना भारत में नारियल केला के फसलों के लिए यूजफुल रहती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। तो आंसर है 74। राष्ट्रपति से कुछ बातें ध्यान में रखते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति जो है वो 52 से 62 तक का उल्लेख किया गया है। और ये जो 52 है, 52 में ऐसा कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 55 में राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव। और 57 में योग्यता है, राष्ट्रपति की क्या है? योग्यता है। और आप बताइए कि 72 किससे रिलेटेड है। तो राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति से, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है कुछ मृत्युदंड को भी। अगर आपका काम अच्छा है, आप एक अच्छे व्यक्ति के रूप में कारावास निवारण करते हैं, तो आपको क्षमा शक्ति राष्ट्रपति दे सकता है, ठीक है। और 123 ये है अध्यादेश जारी करने का। और एक बात याद कर लीजिए कि अनुच्छेद 54 में है निर्वाचन मंडल, ठीक है। निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति के लिए है कि राष्ट्रपति के चुनावी प्रक्रिया में किस प्रकार से प्रक्रियाएं होनी चाहिए चुनाव के लिए, निर्वाचन के लिए। तो 54 में कहा गया है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह हर साल मानसून मध्य जून के मौसम में मनाया जाता है। यह मंदिर तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए 3 दिनों के लिए बंद रहता है। तो ये कहाँ पर लगता है? अम्बुबाची का मेला, ठीक है। ये बहुत ही प्रसिद्ध मेला है अम्बुबाची का मेला। और ये
कामाख्या मंदिर में लगता है, असम के गुवाहाटी में। ठीक है। बिहू, बिहू देखो, बिहू के 3 प्रकार हैं। एक है बोहाग बिहू, कटी या कोगाली बिहू, और एक है माघ बिहू। ठीक है। और ये जो बोहाग बिहू है, ये इसको रोगाली बिहू भी कहते हैं। ठीक है। और ये नए वर्ष को, असम के नए वर्ष लिए सूचित करता है, असम का नव वर्ष सूचित करता है। ठीक है। यानी कि ये अप्रैल में होता है, अप्रैल के महीने में होता है, और नव वर्ष यहीं से शुरुआत होता है असम का। ठीक है। ये 3 प्रकार है, बोहाग, कटी या कोगाली, माघ बिहू। कटी या कोगाली अक्टूबर के महीने में होता है, और माघ बिहू होता है जनवरी या फरवरी में। ठीक है। मी डम मी फी, ये भी असम का ही एक लोक नृत्य है, जो कि ये पूर्वजों के पूजा पाठ से रिलेटेड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर किस शहर में स्थित है? तो देखिए, अभी अभी पढ़ के आए हैं, गुवाहाटी में। अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य में यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपना करके नृत्य की एक संलयन शैली बनाने के लिए जाना जाता है? तो ये है उदय शंकर। ठीक है। देखिए, कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से संबंधित है, और गोपी कृष्ण है, ये है कथक से। कथक के कौन से घराने से हैं? बनारस घराने से हैं। और सोनल मानसिक ओडिसी। ठीक है। ओके, ये है ओडिसी। और सोनल मानसिंह ओडिसी के अलावा भरतनाट्यम भी जानती हैं। क्या जानती हैं? भरतनाट्यम। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? टोटल हैं 8। 8 में से भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, ओडिसी, सत्रिया, कुचिपुड़ी तमिलनाडु से संबंधित है। कहाँ से? तमिलनाडु से। कथक उत्तर भारत से। कथकली कहाँ से संबंधित है? ये केरल से है। मोहिनीअट्टम ये भी केरल से है। मणिपुरी कहाँ से है? मणिपुर से है। ठीक है। ओडिसी कहाँ से है? ओडिशा से है। सत्रिया कहाँ से है? असम से है। और कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश से। ठीक है। तो इतनी जानकारी ले लीजिए कि ये कहाँ से हैं। पहले तो यही क्वेश्चन बनता है, शास्त्रीय नृत्य से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, क्लियर। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। पाकिस्तान ने कबड्डी सर्कल स्टाइल में विश्व कप किस वर्ष जीता? 2020 में। इससे अगला वाला जो था वो इंडिया ने जीता था। ठीक है, इंडिया ने जीता था और पाकिस्तान को ही हरा कर जीता था। इंडिया जीता था और पाकिस्तान हारी थी। और इसमें जस्ट उल्टा हुआ है, पाकिस्तान जीती है और इंडिया हार गई है। ठीक है, किसके मध्य में हुआ था? भारत के मध्य में। और भारत में से भारत हार गया है और पाकिस्तान जीत गया है 2020 वाला। ठीक है। सामाजिक धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से किस समुदाय के लिए राष्ट्र गुफ्तार नामक पत्रिका शुरू की गई थी? तो ये पारसियों से संबंधित है। ठीक है, तो इसको शुरू किसने किया था? इसको शुरू किया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने। और इन्होंने रहनुमाए मदरसन नाम की एक सभा का गठन भी किया था और इन्हें ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ग्रेट संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। तो इतनी बातें जानकारी ले लीजिए। ठीक है। त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी, नवमुखी जैसे तालों की रचना का श्रेय किस भारतीय संगीतज्ञ को जाता है? तो एम बाला मुरली कृष्णन को। और बात करें बड़े गुलाम अली खान को, तो इसे कहते हैं 20वीं सदी का तानसेन। 20वीं सदी का तानसेन किसे कहते हैं? बड़े गुलाम अली को। ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये किस घराने से हैं? तो पटियाला घराने से। किस घराने से हैं?
पटियाला घराने से। उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर राजमार्ग का एक हिस्सा है, भारत के किन दो शहरों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 4000 की। ठीक है, 4000 किलोमीटर की लंबाई है। ईस्ट वेस्ट की जो लंबाई है कितनी है? वो है 3300 किलोमीटर। ठीक है, और ये है असम के सिलचर, क्या नाम है? असम का सिलचर से गुजरात तक है। असम के सिलचर से गुजरात तक है। ठीक है, देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो थी वो 4 महानगरों को जोड़ने के लिए बनाई गई थी। जैसे कि ये 4 बड़े महानगरों को जोड़ा गया था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत। ठीक है, तो इनको भी याद करके रखना है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। चेन्नई पड़ता है तमिलनाडु में, मुंबई महाराष्ट्र में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में और दिल्ली भारत की राजधानी है। ठीक है, और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। 26 जनवरी को भारतीय संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप में चुना गया था। 1930 में इस तारीख को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या खुलासा किया था? पूर्ण स्वराज आंदोलन। पूर्ण स्वराज आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन देखिए 1942 में हुआ था और लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और उसी में प्रस्ताव किया गया था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 12 मार्च को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था और 6 अप्रैल तक चला था 1930 में। खिलाफत आंदोलन की जो संस्थापक थे वो अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली ने की थी 1919 में। तो इतनी जानकारी भी पास में रखिए। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुदेशों के साधन के हिसाब से है। ठीक है, और राज्य के नीति निषेधक तत्व भारत के किस भाग में हैं? 4 में। और ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। आयरलैंड से एक और चीज़ ली गई है, राष्ट्रपति के चुनावी प्रक्रिया। भारत सरकार अधिनियम 1919 को चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। और 1909 वाले को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। देखिए जो लास्ट में है मिंटो, ये हैं वायसराय, और चेम्सफोर्ड ये वायसराय, ये जो थे सचिव थे, आगे वाले सचिव हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। परमाणु संख्या 35 वाला कौन सा रासायनिक तत्व तो गहरे लाल भूरे का द्रव है जिसमें जलन जैसी तीखी गंध होती है? वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन का परमाणु संख्या कितनी है? 35 है। और क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है? वो 17, और एटॉमिक नंबर कितना है? 35.5। देखिए 35.5 ये जो आपको याद रखना है। ठीक है, 35.5 जेड से डिनोट करते हैं परमाणु संख्या को, और परमाणु भार को ए से डिनोट करते हैं। निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उस्ताद माना जाता है? बड़े गुलाम अली खान को। अभी हमने हाल ही में चर्चा करी थी, और ये पटियाला घराने से हैं। किस घराने से हैं? पटियाला घराने से हैं। 20वीं सदी का तानसेन कहते हैं इन्हें, 20वीं सदी का तानसेन। सिलेक्शन डे पुस्तक किसके लेखक कौन है? वो हैं अरविंद अडिगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिवाजी और कनक रेले किसके प्रतिपादक हैं? तो कनक रेले हैं मोहिनीअट्टम के। ठीक है, भारतीय शिवाजी और मोहिनीअट्टम, इनको याद कर लीजिएगा। देखो मणिपुर से है मोहिनीअट्टम, ये है केरल से। मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। कथक उत्तर भारत का। ठीक है, उत्तर भारत का। ओडिसी उड़ीसा का है। मणिपुर के जो कुछ कलाकार हैं, मणिपुर के प्रमुख नर्तक, जैसे कौन सा उपन्यास अपने लेखक के साथ सही ढंग से जोड़ा गया है? यह है द नेमसेक झुम्पा लाहिड़ी। जो उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य के लिए @2047 के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में निम्नलिखित में से
किस 100 वाट सौर परियोजना का उद्घाटन किया? तो ये है रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। ये है भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर परियोजना, रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। ये कहाँ पर है? ये है तेलंगाना पे। कहाँ है? तेलंगाना में। तेलंगाना जो कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, तो 2 जून को स्थापना दिवस भी ये मनाता है। जुराला ये इलाहाबाद का वर्तमान प्रयागराज में है, यूपी में है। और रिन्यू सौर ऊर्जा ये है एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, नर्तक भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कनक रेले अभी हमने बात करी थी कि कनक रेले किससे संबंधित हैं? ये है मोहिनीअट्टम से, तो ये तो नहीं होंगे। बिरजू महाराज ये कथक से हैं, तो आंसर यही है। व्यक्तिगत आय के संबंध में स्थानांतरण भुगतान के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? स्थानांतरण भुगतान व्यक्तिगत आय में शामिल होता है, बिल्कुल सही है। भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? तो वो है बौद्ध धर्मों की। ठीक है, सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, यानी 79-80% से भी ऊपर है। और हिंदू धर्म के हैं 22 से 23% हिंदू धर्म को मानने वाले हैं भूटान में। भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? वो है मैडम कामा को। भरहुत स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वो है मध्य प्रदेश में। ऐसा माना जाता है कि अशोक सम्राट ने भी इसको बनवाया था। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान किसको भारतीय खेल में उनके योगदान के लिए और खिलाड़ियों की पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है प्रीतम सिवाच को। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने के लिए अधिकार की गारंटी देता है? तो वो है 32। इसी को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 में है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता। 25 में देखो 25 से 28 तक है धर्म की स्वतंत्रता। और 29 में क्या है? 29 में है शिक्षा से संबंधित, देखिए 29 और 30 में सांस्कृतिक और शिक्षा से संबंधित, सांस्कृतिक एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार हैं। ठीक है, और वो 29 में है अल्पसंख्यकों का उनकी भाषा संस्कृति का संरक्षण। ठीक है, और अल्पसंख्यकों का ही संस्थान का निर्माण करना, संस्थान निर्माण एवं प्रशासन करना। प्रशासन यानी कि वो अल्पसंख्यक भी अपने हिसाब से एक संस्थान बना सकते हैं और इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, उस पर प्रशासन कर सकते हैं, ऐसा अनुच्छेद 30 में कहा गया है। ठीक है, और 29 में कहा गया है कि उनकी संस्कृति को बरकरार रखना हम सभी भारतीयों का अधिकार होगा। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है, अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर के पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता था? तो वो है आंसर पाकिस्तान। पाकिस्तान को हरा करके जीता था। फसलों का कौन सा समूह रेशेदार फसलों से संबंधित है? भारत में बड़े पैमाने में उत्पादित किया जाता है, तो आंसर है जूट और भांग। ठीक है, देखिए मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है और चावल का उत्पादन है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में है, और दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश है, और तीसरे नंबर पे पंजाब है। और बात कर लेते हैं चाय का। चाय का सर्वाधिक उत्पादन चाइना में होता है, नाम से चाचा है तो याद करने में आसानी होगी। और भारत दूसरे नंबर पर है। कौन है? इंडिया दूसरे नंबर में है सबसे ज़्यादा उत्पादन में, तो ये भी याद रखिएगा। और कॉफ़ी से अगर हम बात करें तो कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है पूरे विश्व में? तो वो है ब्राज़ील। और भारत की बात करें तो भारत छठा देश है,
6वें नंबर पे आता है कॉफ़ी के उत्पादन में। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक में। ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। और जूट की बात करें तो जूट देखिए, जूट भारत में सबसे ज़्यादा होता है। विश्व का जूट में उत्पादन भारत में जो कि होता है 60% से भी ऊपर होता है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? भारत में जूट का उत्पादन। और भारत में भी सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होगा? वो होगा पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। पिंजर किसके द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है? तो आंसर अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम की है ये पिंजर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत करी थी 1793 में। और स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कब तक बंगाल के जनरल के रूप में काम किया था? तो ये इन्होंने किया था 1786 से 93 तक। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1783 से 93 तक इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। कौन सा भारतीय संगीतकार बांसुरी से जुड़ा हुआ है? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित हैं। और उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। पंडित रविशंकर ये सितार वादक हैं। और अल्लाह रखा खां ये भी तबला वादक हैं। ठीक है, तबला वादक हैं। तो हरिप्रसाद चौरसिया आंसर हो गए, बांसुरी से संबंधित हैं। संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचाने जाने वाले छऊ पूर्वी भारत में प्रचलित है। इन्हें 3 अलग अलग रूपों में देखा जाता है। ये एक इनमें से एक नहीं है, बताइए कौन है। और एक्स्ट्रा जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि शास्त्रीय नृत्य का ये 9वां शास्त्रीय नृत्य माना गया छऊ, तो इसलिए भी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो आंसर है वो है छत्तीसगढ़ की मारवाही छऊ। ये आंसर सही है। बाकायदा 3 जगह मनाया जाता है, झारखंड के सरायकेला में, और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ, और उड़ीसा का मयूरभंज छऊ। ये 3 जगह 3 नाम से अलग अलग क्षेत्रों में मनाया जाता है, अलग अलग मान्यताओं के अनुसार। रासायनिक अभिक्रिया की व्याख्या करने के लिए जॉन डाल्टन ने 1808 में कौन सा सिद्धांत प्रकाशित किया? आणविक सिद्धांत दिया था इन्होंने। किसने इंडिया गेट के डिजाइन तैयार किया था? देखिए, मैं एक बात और बता देता हूं कि मैं क्वेश्चन पर ही मेन फोकस करूंगा, अन्य चीज़ों पर फोकस नहीं करने वाला हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप बिल्कुल बेधड़क आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुझे मैं कहने वाला तो नहीं हूं, लेकिन आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि मेरी जो नोटिफिकेशन आए सबसे पहले पहुँचे आप तक। तो आंसर है एडविन लुटियंस ने इंडिया गेट का डिज़ाइन किया था। और ये इंडिया गेट तैयार कब हुआ था? 1931 में बन करके पूरा तैयार हो गया था। किसमें मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक मी डम मी फी अर्थात पूर्वजों की पूजा का त्यौहार माना जाता है? वो है असम का। असम का ये एक पूजा त्यौहार है जो कि ये असम में मनाया जाता है, मी डम मी फी। भारत के राष्ट्रपति ने 2023 में किस क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए संत थोइबा शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया था? किसमें? थांगटा एक मार्शल आर्ट है। क्या है? मार्शल आर्ट। इन्हें पद्मश्री से नवाजित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का कौन सा खंड भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार की गारंटी देता है? वो है खंड ग। ठीक है, बात कर लेते हैं भारत के अनुच्छेद 19 की। ठीक है, अनुच्छेद 19 में जो 6 पार्ट हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है बोलने की आज़ादी, मतलब आपको बोलने का अधिकार है। और दूसरा है बिना हथियार एवं शांतिपूर्ण एकत्र होने की स्वतंत्रता। ठीक है, आप बिना हथियार और शांतिपूर्वक हैं तो आप एकत्र हो सकते हैं। संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, या सहकारी समिति, इसी को कहते हैं सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता है।
और डी में है घूमने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता दी गई है। और ई में है भारत में बसने की स्वतंत्रता, कहीं पे भी बसने की स्वतंत्रता है, ठीक है। एफ नहीं है। और जी है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। भारत में किसी भी जगह आप व्यवसाय कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का कार्य क्या होता है? वो ये होता है विनिमय को सुविधाजनक बनाना। निम्नलिखित में से कौन सा संतूर नामक संगीत वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था? तो संतूर वादक में पंडित शिव कुमार शर्मा जी थे और संतूर वादक हैं ये। और पंडित रविशंकर सितार वादक हैं, ये जम्मू कश्मीर से आते हैं। पंडित रविशंकर बनारस घराने से हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित हैं। और पंडित कुमार गंधर्व ये गिटार बजाते हैं, ये गिटार से संबंधित हैं, ठीक है। भारत के पश्चिमी तट में मुंबई से गोवा के बीच के विस्तार को क्या कहा जाता है? तो मुंबई से गोवा के बीच के जो क्षेत्र है वो कहलाता है कोंकण तट, ठीक है, कोंकण तक। देखिए भारत का जो ये क्षेत्रफल है, तो यहाँ से अगर ये गुजरात है तो गुजरात के काठियावाड़ और कच्छ और काठियावाड़ का क्षेत्र हो गया ये पहला, ठीक है। 4 भागों में क्योंकि बटा हुआ पश्चिमी तट, तो एक पहला हो गया काठियावाड़ और कच्छ का तट, ठीक है। दूसरा वाला होगा दमन से, ठीक है, दमन से गोवा तक, दमन से गोवा या मुंबई से गोवा बोल लीजिए, इसी को ही बोलते हैं कोंकण। और गोवा से मंगलौर तक क्या है? गोवा से मंगलौर, तो ये जो हो गया गोवा से मंगलौर वाला क्षेत्र वो हो गया कन्नड़ क्षेत्र, कन्नड़ क्षेत्र हो गया। कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी। अगर यहाँ तक देखें मंगलौर से कन्याकुमारी तक का, ये मालाबार तट, क्या बोलते हैं इसको? मालाबार तट। तो ये 4 भागों में बटा हुआ था। और अगर देखें भाग पूर्वी तरफ के, तो पूर्वी तरफ से अगर आप देखेंगे तो इसे बोलते हैं उत्कल क्षेत्र, उत्कल तट, आंध्र तट और कोरोमंडल तट। कोरोमंडल, उत्कल, आंध्र, कोरोमंडल। उत्कल में है उत्कल मतलब उड़ीसा, ठीक है। भारत की या फिर एशिया की सबसे खारे पानी की झील है चिल्का झील। वो चिल्का झील से कोलेरू झील तक, कोलेरू आंध्र प्रदेश की झील है। चिल्का झील और कोलेरू झील के बीच को उत्कल तट बोलेंगे। और कोलेरू झील और पुल्लिकट झील, ठीक है, मैं नाम लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर। ये हो गया चिल्का झील, ठीक है, चिल्का झील। और ये हो गया कोलेरू झील, और यहाँ पे हो गया पुल्लिकट झील। तो कोलेरू झील, चिल्का झील और कोलेरू झील, इन दोनों के बीच में उत्कल तट, और कोलेरू और पुल्लिकट के बीच में आंध्रा तट, और पुल्लिकट झील और कोरोमंडल तट। तमिलनाडु में पुल्लिकट झील और कन्याकुमारी, पुल्लिकट झील और ये तमिलनाडु में कन्याकुमारी, यहाँ से यहाँ तक के बीच की कोरोमंडल तट हो गए, ठीक है। तो इससे पेपर में बहुत आता है, इसलिए अच्छे से इसे रिपीट कर लीजिएगा तो आपको पूरा रट जाएगा। और पेपर में क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछता ही रहता है, तो इसलिए आप माइंड में रख लीजिए। निम्न में से कौन सी आत्मकथा संबंधित क्रिकेटर से सही ढंग से मेल नहीं खाती है? तो प्लेइंग इट्स माई वे यही नहीं खाती है, क्योंकि ये है सचिन तेंदुलकर जी की हैं। और मेरे जीवन की परिरक्षा क्रिकेट के कैंसर तक और वापस युवराज सिंह की है। सीजे दिल से कपिल देव की हैं। क्रिकेट डिलाइटफुल मुश्ताक अली की हैं, तो वही गलत थी। 13 हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का मुख्य उद्देश्य क्या था? वित्तीय समावेश और गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देना। सूक्ष्म वित्त संस्थान को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित कौन करता है?
एमएफआई एक ऐसे निवेश फर्म है जो विशेष रूप से उच्च निवल संपत्ति वाले व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करता है। तो ये गलत है, क्योंकि ये उच्च निवल संपत्ति वाले व्यक्तियों के लिए नहीं था, निम्न आय वाले व्यक्तियों के लिए था, निम्न व्यवसाय वाले लोगों के लिए था। तो ये आंसर गलत है। दूसरा है गैर लाभकारी संगठन है जो निम्न आय वाले व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। तो यही आंसर सही है। मुंबई इंडियन ने मार्च 2023 में महिला प्रीमियम लीग जीतने के लिए किस टीम को हराया है? तो आंसर है दिल्ली कैपिटल को। दिल्ली कैपिटल को हरा करके महिलाओं का पहला सीजन जो हुआ था वो जीत लिया है मुंबई इंडियन ने जीत लिया है। देखिए जो 2024 में जो हुआ था ना, तो वो वाला जीत लिया है आरसीबी ने, ठीक है। और उसने भी हराया किसको है? मुंबई को, दिल्ली कैपिटल को। तो इन्होंने भी दिल्ली कैपिटल को ही हराया है, जिसमें से सबसे ज़्यादा रन एलिस पेरी के हैं, और सबसे ज़्यादा जिसके पास में होते हैं तो उसे ऑरेंज कैप मिलती है। और सबसे ज़्यादा विकेट किसको मिले थे? तो वो हैं श्रेयंका पाटिल। अगला क्वेश्चन है 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आंसर है दिल्ली में, ठीक है। इसमें भगत सिंह ने फिरोजशाही कोटला के मैदान में लोगों को जोड़ करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना करी थी। पहले इसका नाम जो था 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्रनाथ सान्याल इन दोनों ने मिलकर के कानपुर में स्थापना करी थी। इसमें भगत सिंह ने एक संगठन को मिला करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना करी थी नई दिल्ली में। तब से इसका नाम पड़ गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। ये पहले ये नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्लियर। सोंगी मुखावते असत्य पर नृत्य की जीत का जश्न मनाता है। नृत्य का नाम दो नर्तकों द्वारा पहने गए दो शेर के मुखौटे से लिया गया है। भगवान विष्णु के एक पहलू नरसिंह का प्रतिनिधित्व करता है। यह है महाराष्ट्र से। उत्तर दक्षिण गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर राजमार्ग का एक हिस्सा है, भारत के किन दो शहरों को जोड़ता है? तो आप ये क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन आंसर इसका श्रीनगर से कन्याकुमारी है। तो भारत में संगीत नाटक अकादमी कितने शास्त्रीय नृत्यों के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता देती है? 8। 2021 से 22 के अनुसार 119 और 191 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? 132वां। अगर बात करें 2023 से 24 की जो नई रिपोर्ट आई है, उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 134 नंबर की रैंकिंग है। भारत में आयोजित 2024 में विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप का उद्घाटन किसने किया? उदयनिधि स्टालिन ने। ये किनके लड़के हैं? ये हैं एम के स्टालिन तमिलनाडु, सीएम तमिलनाडु के लड़के हैं। भारत में महावत का क्या अर्थ होता है? शीत ऋतु में चक्रवर्ती वर्षा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है? तो आंसर है 40। ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है अनुच्छेद 40, ठीक है। 1945 में है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। एक और बात याद कर रख लिए, अनुच्छेद 44 में क्या कहा गया है? समान न्याय संहिता। और 39A को भी आप याद रखिएगा, इसमें ये कहा गया है समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता। 49 किससे संबंधित है? स्मारकों के संरक्षण से। 50 में क्या है? 50 में है कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग होना। और 51 में याद कर लीजिए, 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बना रखना, ठीक है, बना के रखना सभी की जिम्मेदारी बनती है। और एक जानकारी और 43B, ये सारे के सारे पेपर में आ चुके हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसे ही बता रहे हैं। सहकारी समिति। और एक याद कर लीजिए 48 वन्य जीव से संबंधित है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप
2023 भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? ये भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। देखिए, महिला विश्व मुक्केबाजी संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व मुक्केबाजी संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। सूक्ष्म एक कोशिकीय प्रकाश संश्लेषण जीव महासागर के प्राथमिक उत्पादक के रूप में माने जाते हैं। वे जीव की जलीय खाद्य श्रृंखला को आधार बनाते हैं। इसे कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। उस भौगोलिक स्थल का नाम बताइए जो यूरोप और अफ्रीका के बीच सीमा का काम करता है। तो आंसर है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। देखिए, अगर ये क्वेश्चन यूरोप और अफ्रीका ना आए तो आपको ये मिलेगा स्पेन और मोरक्को। स्पेन मोरक्को मिलेगा। ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि किन दो महासागरों को ये जोड़ता है, तो आप क्या बताएंगे? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। ठीक है। अच्छा, जल डमरू मध्य होता क्या है? जल डमरू मध्य होता है जो दो महासागरों को जोड़ता है और दो स्थलीय निकायों को अलग करता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। देखिए, बात कर लेते हैं मलक्का जल डमरू मध्य की। तो मलक्का जल डमरू मध्य सबसे लंबा जल डमरू मध्य है। ठीक है। तो एक तो बात यही याद रख लीजिएगा। और ये किसके मध्य में है? सुमात्रा और मलेशिया। सुमात्रा है इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया और मलेशिया। ठीक है। इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करता है और दो जल निकायों को जोड़ता है। यानी कि जल निकायों में से कौन होगा? तो हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर, इन दो को जोड़ता है। ठीक है। अगर ये भी नहीं मिलता है तो आप बताएंगे कि अगर ये भी क्वेश्चन में नहीं आता है तो आएगा अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर। तो ये जरूर याद रखिएगा। अगर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर नहीं आता है तो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर जरूर आएगा। सुमात्रा और मलेशिया को अलग करता है। सुमात्रा इंडोनेशिया में है तो सुमात्रा भी हो सकता है और ये इंडोनेशिया भी कहा जा सकता है। निम्नलिखित सुधारकों में से किसने कलकत्ता में बालिकाओं के लिए सबसे पहले स्कूल स्थापना करी थी? तो वो हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। सभी जैन त्योहारों में से सबसे प्रसिद्ध महामस्तकाभ्य कर्नाटक में स्थित दिगंबर पवित्र परिसर में हर 12 साल में जो अब आयोजित किया जाता है वो है श्रवणबेलगोला। ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है। क्लियर। अब भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? निम्न आय के व्यक्तियों को लघु ऋण उपलब्ध कराना होता है। माधवपुर मेला भारत में कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ये गुजरात के पोरबंदर में। ठीक है। गुजरात के पोरबंदर में। भरतनाट्यम और कथकली दोनों ही जो जानती हैं वो कौन है? वो है मृणालिनी साराभाई। इनसे एक अच्छी बात और है कि ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष विक्रम साराभाई की पत्नी हैं, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। पद्मा सुब्रमण्यम ये भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम। सोनल मानसिंह ओडिसी से। शोभना नारायण कथक से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संचार मेल चैनल है? वो है ग्रीन चैनल। ऑक्सीकृत पारे का सबसे सामान्य अयस्क कौन सा है जो ज्वालामुखी गतिविधियों और गर्म झरने से कणिकामय परतों से सिराओं से पाया जाता है? तो वो है सिनेबार। कोरंडम एल्युमिनियम का और डायस्पोर भी एल्युमिनियम का अयस्क है। सिडेराइट है, ये आयरन का अयस्क है। और ये है Hg पारा का, मरकरी जिसे बोलते हैं। मृदा विज्ञान के क्षेत्र में ह्यूमरस को इस प्रकार माना जाता है: सिंथेटिक योजक, मिट्टी में सड़ने हुए कार्बनिक पदार्थ, या खनिज समृद्धि यौगिक या अकार्बनिक पदार्थ। तो आंसर है मिट्टी में सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थ। कौन एक प्रशंसित कथक नर्तक है जिसके नाम पर कई पुरस्कार हैं? तो आंसर है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज कहाँ से हैं? बनारस घराने से हैं। शिव कुमार शर्मा को तो आप जानते ही हैं, संतूर वादक हैं। अल्लाह रखा ये हैं तबला वादक।
और बिस्मिल्लाह खान को तो आप जानते हैं, शहनाई वादक हैं। भारत में एशियाई खेल दूसरी बार कब आयोजित किए गए थे? तो आंसर है 1982 में। पहली बार आयोजित किए गए थे 1951 में। हुए कहाँ थे? न्यू दिल्ली में। और 1982 वाले भी नई दिल्ली में ही हुए थे, तो ये भी याद करने से आसानी रहेगी। ठीक है, भारत ने टोटल 51 पदक जीते थे पहले वाले में, और दूसरी पोजीशन प्राप्त करी थी, तो ये भी याद रख लीजिए। और टॉप पे कौन रहा था? जापान। ट्रिपैनोसोमा वंश के प्रोटोजोआ के कारण होने वाले जानलेवा बीमारी का नाम बताइए जो संक्रमित तेसे की मक्खी के काटने से मानव में फैलती है। तो वह नींद की बीमारी। साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर राज्यसभा के कितने के लिए सदस्यों का कौन सा नामित करता है? राष्ट्रपति। काली मिट्टी वाला क्षेत्र डेक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। आंसर है प्रायद्वीपीय पठार। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 10 सबसे गरीब राज्यों में से शामिल नहीं है? गुजरात। 2022 केंद्र ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पर विचार करने के लिए पूर्व कृषि सचिव की अध्यक्षता करी थी। उनका नाम क्या है? संजय अग्रवाल। द फॉल ऑफ स्पैरो की आत्मकथा किसकी है? ये है सलीम अली की। देखो, सलीम अली से एक बात और याद कर लीजिए, नेशनल पार्क। सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर है? वो है श्रीनगर। और एक बात याद कर लीजिए, वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, दूसरा है वन्यजीव अभयारण्य। वन्यजीव अभयारण्य ये गोवा में है, तो कंफ्यूज नहीं होना, आता भी बहुत है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। बर्ड मैन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में राजस्व व्यय का उदाहरण है? सरकारी कर्मचारी के वेतन का भुगतान करना। रिखम पद नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? देखिए, रिखम में ही खम खाना शब्द से संबंधित है, यानी कि ये फसल उत्सव है, और ये है असम का। स्वराज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किस संस्था पर आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में किया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन। कब हुआ था? 1906 में। देखिए, ये तो रहे आज के क्वेश्चन। देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मुझे मोटिवेशन के लिए आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और क्योंकि मैं लगातार प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन लाने वाला हूं, और आपको पता ही है कि आरआरबी नोटिफिकेशन एएलपी का आ चुका है, और जल्दी ही इसका पेपर होने वाला है। तो आप अभी से लग जाइए अगर आपको एक जॉब अपने नाम करनी है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जल्द ही।